अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो के आगाज़ में ही आपको लिए चलते हैं सरकारी अस्पताल के एक वार्ड की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम दीमा जी। जुनैद साहब, टेढ़ा बुखार हो गया, टेढ़ा बुखार डिंगी डिंगी। अच्छा, डेंगी हो आए। सीरियस है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुम्हारी प्लेटें घट गई हैं। आप डोगियां च रोटी खान दे ते मेरियां प्लेटां भी घट नजर आती हैं। जैसे शादी के बाद वो टेंट वाला कहता है कि जी 16 प्लेटा 3 चमचे घट गए। आहो जी, इन्होंने मेरे ते पाते ने, आंदे तेरियां प्लेटां घट ने। प्लेटे नहीं, प्लेटे, प्लेटलेट्स। आए ओही जुनैद साहब आंदे ने घट गए ने। हुण मैं जुनैद साहब हुण कित्थों प्लेटां पूरियां करां? मेरे कोल ते लंदन जान जोगे भी पैसे नहीं। ओ मेरे रब्बा, आए आए। ओहो, मारते रहो इधर उधर की टकरें, हॉस्पिटल के बेड पे लेटियां लो जाके। मैं अब भी कहता हूँ 50 ग्राम लो सफेद मूसली, अच्छा, और 50 ग्राम लो सफेद जीरा, अच्छा, और उसको खर्ल कर लो। खर्ल करने के बाद पपीते के लो बीज, और पपीता इसको दे दे, बीज लेके पपीता इसको दे दे। जुनैद साहब, हकीम साहब यही चाहते ने मैं चिट्टी मूसली खरल कर ला ते बी कट के पपीता इन्हां नूं दे दियां ताकि पपीता हरल कर लैन। ओहो बरखुरदार नदीम, क्या हो गया आपको? प्लेटां घट गई है, दसिया ते है। नदीम बेटे, ये सारा फ्रॉड है, प्लेटलेट्स है, हेलो असाबी कमजोरी है ये। हकीम साहब, तानू ते उंज ही हर शै कमजोर लगदी है। और बरखुरदार, मैं तेरे फायदे की गल कर रहा, जेड़ा मैं नुस्खा तेन लिखवाया मुजरब है, एदी एक पुड़ी खानी है, बुखार ने इंज दौड़ना जिवें कुत्ते नूं रोड़ा नहीं मारी कुत्ता दौड़दा। आके साडे महल्ले दे मलकां दे कुत्ते नूं मारो रोड़ा, जे तुहाडी लत्त ना पाड़ छड्डे ते तां कहना। बरखुरदार नदीम, मैं घरेलू कुत्ते की गल नहीं कर रहा, मैं वारा कुत्ते की मिसाल दे रहा। आए तुसी खुदा दा नां जे की दवाई देनी है, तुहाडे कोलों कुत्ता ही नहीं वाजे होण डे आ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, डेंगू की वबा बहुत खतरनाक हद तक फैली है, आपके हॉस्पिटल में कोई इंतजामात वगैरह हैं इस हवाले से? वो कौन था जो मेरे साथ मेरे घर पे आया था? सहमा सिमटा सा वो मेरा साया था। क्या बात करूं मैं जुनैद साहब, आप मुझे इस मरीज की वजह से मुझे ये शोभा छोड़ना पड़ेगा। मेरा दिल करता है कि मैं एंकर बन जाऊं और टेबल पे बैठकर जुगते मारूं। नहीं, इसका मतलब है मैं फिर छोड़ दूं? फिर नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो मेरे आइडियल हैं। आईडी तुसी आइडियल हो, रंग तो मार गा गए। एक मिसाल दी है मैंने। ये दीमा डेंगी वाली वार्ड में नहीं जा रहा, हाँ, इधर ही है। ये तो खतरनाक है यार तुम्हारा। यूं जुनैद साहब, उत्ते सारे डेंगी दे मरीज, सारियां दियां प्लेटां घटियां, इन्नियां प्लेटां कित्थों पूरियां यार, वो होंगी? तुम्हें आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, तुम अलग थलग रहो, डेंगी वार्ड में रहो, तुम यूं खुले आम फिर रहे हो। रब जानता जे सारे पिंडे च दर्द होण डई। ओ बाऊ जी, मरीज किथे जान डेंगी वाली वार्ड च? डरदे डॉक्टर साहब नहीं हो डेंगी वाली वार्ड च वड़दे, आप ते मच्छरदानी दे विच इंज बैठे हुंदे ने जिवें लारी अड्डे दे बाहरों पर्ची कट्टण वाले झुग्गी च नहीं बड़े हुंदे। झुग्गी झुग्गी झुग्गी, ये झुग्गी कब मेरा पीछा छोड़ेगी? ओए, कई दहाइयों से मैं तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ झुग्गी छोड़ के अवामिया कॉलोनी पहुंचा था। अच्छा, हाँ, अब सिबोला से तीसरा घर है मेरा। और जुनैद साहब, इन टगे टगे के लोगों की टगे टगे की बातों से मैं झुग्गी से वहां शिफ्ट हुआ हूं। अच्छा, वरना झुग्गी की जिंदगी, माय गॉड, ना लीकेज, ना सीपेज, ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, ना इनकम टैक्स, ना प्रॉपर्टी टैक्स। इधर से उठाओ पर्दा हवा आती है, इधर से उठाओ पर्दा हवा आती है। जैसे बसों में नहीं लिखा होता कुदरती एयर कंडीशन। बस एक प्रॉब्लम है जुनैद साहब, प्राइवेसी नहीं होती झुग्गी में। जरा सा पर्दा उठा के बाहर का मजा लेना चाहे तो झांकना शुरू हो जाते लोग। फिर बंदा पूछे, ओही जी मेरे घर बैठे ने जो तेरे घर बैठे ने। नहीं, आपके अपने जी हैं, बाकियों के अपने जी हैं। एक जैसी हैं। डॉक्टर साहब, असल प्रॉब्लम बताएं कि जुग्गी को ताला नहीं लगा सकते। वो ताला लाना क्यों है डंगरा? अंदर केड़ी तोशा खाना दी घड़ी पई है। कूल डाउन डॉक्टर साहब, प्लीज कूल डाउन।
आप भी तो राउंड लगा लिया करें ना डेंगू वार्ड का। आप मेरी तरफ देखें, आप यकीन कीजिएगा कि मैं हालांकि डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक नर्स हूँ, सारा दिन वहाँ मच्छर मारती रहती हूँ, ये करके हर वक्त। जेड़े मारे नहीं ना जेब च पा काउंटर ते जमा कराने ने। एक मच्छर की दुम पे 20 रुपए हुकूमत दे रही है। आए जुनैद साहब, और सबसे बड़ा जो जुल्म है ना जी, वो डेंगू के मरीजों के साथ ये हो रहा है कि दाखिल ही नहीं करते। ज्यादा हालत खराब होते कहते ने और किसी अस्पताल ले जाओ। बंदा पूछे खुदा दा ना जे पहले ही एमरजेंसी है, ओदी हालत खराब हुई है, और फटाफट नु अंदर वाड़ के प्लेटां पूरियां करो दियां। यार तुमने भी तो थोड़ी एहतियात करनी थी ना, मच्छर से बचाव की कोई तदबीर करते। मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसको मैंने मना किया था कि तुम पहले ही बीमार रहते हो, बल्कि सदा के बीमार हो और मच्छर से दूर रहो। ये बता रहे थे डॉक्टर साहब कि तुम मच्छर की दुम के साथ धागा बांध के तो उसका मजा लेते हो। इसको डेंगू लड़ नहीं सकता, इसने जितनी दवाइयां खा ली ना, इसको शीशनाग भी डांग मारेगा, इसको कुछ नहीं होगा। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤਗੜਾ ਮੱਛਰ ਲੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਆਏ ये कुछ नहीं है बरखुरदार नदीम, ये मौसमी बुखार है। ਆਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੌਸਮੀ ਬੁਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ओहो, मैं अपने लिए नहीं मंगवा रहा, मैं कह रहा हूँ कि सफेद अनार का जूस पी लो। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਫੇਦ ਅਨਾਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਤਬ ਤੇ। ओहो, मैंने तुम्हें ही जूस निकाल के पिलाना था, घर निकाल के पी लो। 1 गिलास अनार का जूस ले लो। अच्छा जी। उसमें 2 तोले कंगन खाद डालो। अच्छा जी। और फेंट के लंबा लंबा एक ही सांस में पी लेना आपने। फौत तो तुम हो जाओगे लेकिन डेंगू से नहीं होगे। सब खुदा का खौफ करे, क्यों आप मासूम लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आपको डेंगू की ABC का भी नहीं पता, ना आपने कोई इस पे रिसर्च की है, ना आपको इसका पता है। ऐसे खामखा आप नुस्खे पे नुस्खे ठोकते जा रहे हैं। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਗੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਰ ਚ ਵਾੜ ਲਿਆ। यू आर राइट। इतनी तालीम हासिल करके भी हम डेंगू के सामने हेल्पलेस हैं। डॉक्टर साहब हेल्पलेस कह लिए तो साथ आप एब्सोल्युटली भी कह देते। एब्सोल्युटली राइट। ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਨੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮੀ ਹੈਲਪ ਮੀ। एक्सक्यूज मी, धीमे डॉक्टर है वो। नहीं, वैसे डॉक्टर साहब ने वेरी सीरियस नोट, देखिए आप लोगों के रोजाना कांटेक्ट में सैकड़ों मरीज आते हैं। आप कम से कम उनको ये तो समझाया करें कि डेंगू से बचाव की जो तदबीर है वो तो की जा सकती है ना। घर में जो है वो साफ पानी खास तौर पे वो जमा ना होने दें, और सुबह और शाम के वक्त मच्छर से हर कीमत पे दूर रहें, या मच्छर को अपने से दूर रखें। ये छोटी छोटी बातें, ये तो आप एहतियातें कर सकते हैं। जनाब मच्छर ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ? ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾ के। ओ भाई देखो, घर में कॉइल जला लो और अपने हाथ और पाँव ढांप के रखो, खास तौर पे सुबह और शाम के वक्त, जो कि डेंगू मच्छर के काटने का ज्यादा पसंदीदा वक्त है। जुनैद साहब पहले मुंह लुकाई फिरते, ਹੁਣ ਹੱਥ पैर लुकाई फिरिए। अब क्या किया जाए यार, बीमारियां हैं ना। अब देख लो डॉक्टर साहब, बीमारी नहीं भी है फिर भी मुंह लुकाए फिरते हैं अपने मोहल्ले में। वो तो मोहल्ले में पैसे दे रहे हैं ना, इसलिए। जुनैद साहब, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, मेडिकल की फील्ड में डेंगू में इनकलाब आ जाएगा। क्या कोई इलाज दरियाफ्त कर रहे हैं? नहीं। मैं डेंगू के काटने का टाइम बदल रहा हूँ। वो कैसे? आपको पता है कि वो सुबह काटता है या शाम को काटता है। मैं ऐसा एक तजर्बा कर रहा हूँ कि वो दोपहर को काटेगा। जब वो काटने आएगा, घर का मालिक ऑफिस गया होगा, बेगम जो वो बच्चों को स्कूल लेने से गई होगी, और घर में कोई मिलेगा नहीं, उसको डेंगू मच्छर को मुंह की खानी पड़ेगी। यानी डेंगू मच्छर की घड़ी जो है वो 4-5 घंटे आगे पीछे कर दे। आगे कर दूंगा। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਘੜੀ ਬੰਨਣ ਡਏ ਹੋ। ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਏ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ 5 ਸਿਗਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਭਰੀ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਉਠਾ।
ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे बजट पे अटैक ना करो। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो बस होस्टेसेस रखते हैं तो उनकी कहते हैं कि 80% जो हम लड़कियां रखते हैं ना, वो 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर उनको जॉब छोड़ना पड़ती है, क्योंकि जब पे उनकी शादी होती भी है अगर, तो वो कहते हैं कि जी ये काम छोड़ दो। यार जुनैद, मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था कि एक खातून जो है वो बेचारी बेवा हो गई और बेआसरा हो गई। उन्होंने अपने घर को चलाने के लिए एक छोटा सा ढाबा रेस्टोरेंट बनाया और वो बड़ा अच्छा चल पड़ा और वो बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये कितनी दलेर और कैसी ये मुनज़्ज़म औरत है। इसने फौरी तौर पे कैसा एक्शन लिया है कि भाई अगर मेरे पे आ गई है तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि वो खाना पकाना जानती थी, खातूने खाना होने के नाते खाना तो जाहिर है अक्सर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 90% ख़वातीन खाना बना लेती हैं। तो उन्होंने जो उनको गुर्र आता था उन्होंने उसी हवाले से ही कमर्शियल काम शुरू कर दिया। अब सच्ची बात यह है, मैं छुपाना नहीं चाहता, मैं उनकी वीडियो देख के तो थोड़ा सा मायूब फील कर रहा था कि ये खातून क्यों रेस्टोरेंट चला रहे, ये औरत है, इसको क्या जरूरत यार रेस्टोरेंट, वहां पे तो बंदे आते हैं, ये है। 100 बातें मेरे जहन में आ रही थी, मगर फिर मैंने अपने सर को झटका और मैंने कहा कि और क्या करती ये। अपने आप से मैं लड़ा उस दिन और बाखुदा काफी देर तक मैं अपने आप से लड़ता रहा कि और फिर ये क्या करती बताओ। ये अगर भीख मांगना शुरू कर देती फिर भी तुमने बातें करनी थी कि मांगती फिर रही है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सब की बेटियों की और बहनों की इज्जत महफूज रखे, हमारी माँ बहनों की, अगर ये को गलत काम शुरू कर देती, नौजुबिल्लाह अस्तगफार, फिर आपने कहना था कि ये बुरी खातून है। अच्छा, हमारे यहाँ आमतौर पर आप देखें कि जब कोई खातून किसी भी शोबे में नज़र आती है आपको काम करती, मतलब जैसे वो दाल चावल बेच रही है या रेस्टोरेंट का काम कर रही है या नया काम जो आम जो ख़वातीन के लिए मखसूस रिवायती हमारे यहाँ प्रोफेशन है, हाँ नहीं, उनसे हटके हैं, तो आप यकीन करें कि हमारे जहन में फौरी तौर पे जो है ना वो पहले आते हैं रहम के जज्बात। अरे बेचारी, ये हमें सबसे पहले अपनी सोच तब्दील करनी होगी, बजाय हम रहम के जज्बे से हम अपने आप को भिगो लें। नहीं, मतलब उसको आप ये देखें कि इसने जुर्रत की है, हौसला अफजाई उसकी करें जी, उसकी हौसला अफजाई करें, वेरी बैड, उसको शाबाशी दें और उसको अप्रिशिएट करें। और उसको इस अंदाज में हैरत का इजहार ना करें कि वो हर एक के लिए एक तमाशा बन के रह जाए, उसको नॉर्मल लें। जब आप नॉर्मल उसके साथ बिहेव करेंगे ना तो वो भी अपने आप को नॉर्मल फील करेगी। अच्छा, मैं ना पिछले दिनों एक देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक और खातून भी है, वो बता रही थी कि जी मेरी 42 साल की उम्र है और मैं लाखों रुपया कमा रही हूँ, ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ। उन्होंने कहा जी आपको मसला क्या है? कहती मसला कोई नहीं, 42 साल की होगी, रिश्ता कोई नहीं आया। अब देखे, हमारे जहन में पहले ही हमने ख़वातीन को चंद प्रोफेशंस तक महदूद करके रख दिया है और फिर हमारे जहन में ये आता है कि वो उन प्रोफेशन से जो मुंसलिक ख़वातीन हैं उनको हम बज़ाहिर अप्रिशिएट भी कर देते हैं, चले थोड़ी बहुत तारीफ भी कर देते हैं, बड़ी ज़रूरत है, बड़ी हिम्मत है, लेकिन उनको हम अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होते। कई ऐसे शोबे, मसलन ब्यूटी पार्लर देख लो। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2-3 साल पहले किसी उर्दू अखबार का सर्वे में, उसमें ये सर्वे पढ़ रहा था कि उनसे पूछा गया लोगों से कि आप किसी ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली या ब्यूटी पार्लर की मालकन से शादी करना चाहेंगे? तो वो 82% मर्दों ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? वाई? अगर कोई आपको आपके ज़हन में कोई खन्नास है, कोई खराबी है, तो वो किसी दूसरे शोबे में भी हो सकती है। खवातीन वो जी हमने क्यों इस फतवे के फीते पकड़े हुए हैं और लगाते फिरते हैं, नापते फिरते हैं खवातीन को खास तौर पर। एक खातून बहन हमारी एक वो कैब चलाती है, गाड़ी चलाती है, उनकी भी वीडियो मैंने देखी और मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये भी देखे कैसी बाहिम्मत खातून है कि अपने बच्चे पालने के लिए इनको गाड़ी ड्राइविंग इनको आती थी, तो इन्होंने वो शोबा अपना लिया है और ये बेहतरीन अपना घर चला रही है। असल में बात वही फिर आ जाती है और इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए।
बात वही आ जाती है कि खन्नास जो है ना वो हमारे अपने दिमागों में है और क्या यार हमारे तुम ये अपने- देखो ना, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली खवातीन जो हैं उनके साथ हम रिश्ता नहीं करना चाहते अपने अजीज़ो अकारब में, अपनी औलाद का, ठीक है। और उन्हीं ब्यूटी पार्लर में जब हमारी अपनी खवातीन जाके तैयार होती हैं उस वक्त हमें ब्यूटी पार्लर में कोई खराबी नजर नहीं आ अल्लाह रही का है। शुक्र करो तुहाडियां डेना औरतां बना के भेज देंदे ने। यार खुदा का खौफ करो। नहीं, गुस्से में मैंने कहा है, अल्लाह पाक माफ करे, तौबा इस्तगफार। लवली माय वाइफ। वो मुझे एक मशहूर बात याद आ जाती है ना कि बीवी ब्यूटी पार्लर कहते हैं, वो शौहर पूछता है कहाँ से आ रही हो, कहती, मैं ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ। कहते हैं बंद था। ये तो लेतर खान वाली गल है। अच्छा, ये आप सिर्फ ब्यूटी पार्लर पे रुक गए हैं हाँ, भाई मैं- साहब, नर्सें बेचारी। हाँ, नर्सेज का मैं बताना लगा था। आप अब ये देखें देखें जो आपकी खिदमत करती है यार, होए, आपको दूसरी जिंदगी दिलाने में अहम रोल प्ले करती हैं। आप उनके रहमो करम पे होते हो। लेडी डॉक्टर के साथ रिश्ता कर लेते हैं, ठीक है। लेडी डॉक्टर भी तो दिन का उतना ही हिस्सा जो है वो हॉस्पिटल में गुजारती है ना, उन्हीं मर्दों के साथ काम कर रही होती है, लेकिन नर्स को आप अच्छी नजरों से नहीं देखते। अजीब बात है। ये देखिए आप एयर होस्टेस, एयर होस्टेसेस को अपने रिश्तों की तलाश में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और तो और मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मारूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके सीईओ है बजाज न्याजी, वो बता रहे थे, कहते हैं कि हम ये जो बस होस्टेसेस रखते हैं तो उनकी कहते हैं कि 80% जो हम लड़कियां रखते हैं ना, वो 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर उनको जॉब छोड़ना पड़ती है, क्योंकि जब पे उनकी शादी होती भी है अगर, तो वो कहते हैं कि जी ये काम छोड़ दो। हाँ, कोई भी शोबा माँ सिवाय ये डॉक्टर्स के और चंद जो और इस तरह के इक्का दुक्का हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन डिग्री जिनके पास होती है, इंजीनियरिंग या ये वो, उनके अलावा कोई भी ये जो दूसरे काम हैं जो निचली सतह के आप कह लें या 10वें ग्रेड से नीचे के 12वें ग्रेड के नीचे के जो काम हैं, आप देखिए, आप कभी अस्पताल में किसी की खबर लेने जाते हैं जी, तो बाखुदा मैं आपको एक बात कहने लगा हूँ, आप तजर्बा ज़रूर कीजिएगा। आप सिर्फ उधर बैठ के अपना वो जो मरीज़ है उसके इर्द गिर्द जो नर्सें खिदमत कर रही हैं, आप ज़रा ये सोचिए कि क्या हम अगर घर में बीमार हों तो हम अपनी बेटियों से ये तवक्को नहीं कर रहे होते वाह, कि हमें पूछें, हाँ जी, हमें आके दवाई पिलाएं, हमारा आके बुखार चेक करें, हमारी खिदमत करें। हम अपनी बेटियों से ये उम्मीद नहीं कर रहे होते बिल्कुल, या ये चाहत हमारी नहीं होती। और अगर वो बेटियां जो अस्पताल में बतौर नर्स काम कर रही हैं, वो अगर बेचारी बुजुर्गों का, मरीजों का ख्याल कर रही हैं, उनकी खिदमत कर रही हैं, यार खुदा के वास्ते उनको भी उसी तरह अप्रिशिएट करो जिस तरह आपकी अपनी बेटी आपकी खिदमत करे। अच्छा, तो आप एक उसको और शोबा appreciate भी है, वहां पर करते भी हमारा इसी तरह का रवैया है, स्पोर्ट्स से मुंसलिक। आप ये सुन के हैरान होंगे कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में जो खवातीन की तादाद है वो सऊदी अरब और ईरान से भी कम है। ये हैरत की बात है। आप देखें, आप उन्हीं खवातीन अगर वो कोई कप जीत के लाती हैं तो यार, हम निदा बेशुमार डार तारीफ ने करते हैं। 60 बनाई है, निदा डार ने। हाँ। ये थोड़े दिन पहले के मैच में इधर ही हो रहा है, कहीं 60 बनाई है, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ऐसे 60 ਤੇ कर ले वियाह। अब देखो ना कि उनकी हम तारीफ करते हैं, उन लड़कियों की, उन खवातीन की, इन कारनामों पे तारीफ तो करते हैं, लेकिन फिर वही मसला है कि हम उनको अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होते। जी, जी, मुनाफकत है यार ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी मुनाफकत ही नहीं है, ये हमारे अंदर का खन्नास है, हमारी अपनी गलत सोच है। फिर एक और मसला, कुछ दिन पहले मैंने एक छोटे शहर में, उनका एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो कहते हैं जी कि हमने सेल्स गर्ल्स रखनी होती हैं, और जाहिर है कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो खवातीन के जो शोबे हैं उसमें जाहिर है सेल्स गर्ल के साथ कंफर्टेबल फील करती हैं वो खवातीन। कहते हैं कि कोई लड़की हमारे पास 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकती, और वो उसके रिश्तेदार जो हैं वही उस पर दबाव डाल देते हैं और उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी तक घुटे हुए जहन हैं, और हम इस हवाले से ये नहीं सोच रहे
कि ये हमारे इस्लाम में मौजूद है। हाँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पोर्ट्स ने- की, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियात जो हैं घुड़सवारी और तीरंदाजी किया करती थी, जी 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 जी, जंगों में हिस्सा लिया जंगों में हुआ हिस्सा है। लेते हैं। नहीं, और स्पोर्ट्स भी, स्पोर्ट्स में specifically हिस्सा स्पोर्ट्स भी। लिया हुआ है, जंगों में हिस्सा लिया हुआ है। फिर आज आके फिर वही बात कि ये हमारे अंदर का अपना गंद है। हम ये सोचते हैं कि ये बच्ची जो बाहर जा रही है क्यों जा रही है, ये क्यों जॉब करती है, ये क्यों किसी शॉपिंग मॉल में लगी हुई है, या ये क्यों किसी दफ्तर में काम कर रही है। भाई खुदा के वास्ते थोड़ा सा रहम करें, अपनी सोच को बदलें। सोच ही ऐसा- इन बेटियों को, इन बच्चियों को इज्जत की निगाह से देखें, बल्कि इनको ज्यादा इज्जत और फख्र की निगाह से देखें कि ये वो गैरतमंद और मेहनत कश बच्चियां हैं जो निकल के अपने माँ बाप को हेल्प करती हैं, जो अपने बहन भाइयों को हेल्प करती हैं, और ये खुददारी के साथ रोटी खाना चाहती हैं और अपने घर को चलाना चाहती हैं। इनको अप्रिशिएट करें खुदा के वास्ते, अल्लाह से डरें। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आपको कहीं संजीदगी मिलती है तो वो सिर्फ शेख रशीद की गुफ्तगू में मिलती है। तो इमरान खान साहब अपनी तकरीर में झुकते करते हैं। देखिए, इमरान सियासतदान नहीं है, खान भोला आदमी है, सच्चा आदमी है, वो लीडर है। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारी महफिल में मौजूद हैं पाकिस्तानी सियासत के वो रहनुमा जो किसी भी महफिल को, किसी भी टॉक शो को चार चांद लगाने की सलाहियत रखते हैं। जनाब शेख रशीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब। असल में बात यह है कि सियासत को चार चांद अब अगले 15 दिन में लगने हैं, वाह वाह, और वो हमने नहीं लगाने। ये दे, मेरे हाथ जुड़े हुए देख। मैं आपको सही कह रहा हूं, अगले 15 दिन बड़े आ। शेख साहब, मैं उस वक्त 7.5 साल का था जब से आपके मुंह से ये बयान सुन रहा हूँ, अगला एक हफ्ता हम है, अगले 10 दिन हम है, बस करें जुनैद शेख साहब। साहब 10-10, 15-15 दिन करके बड़े हो गए हो ना। अब जो अगले दिन है उसमें पाकिस्तान की सियासत बड़ी हो रही है। इसमें क्या आप नई बात कर रही हैं, हमारे कैमरामैन को भी पता है। जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से अनाउंस सबसे पहले शेख रशीद ने किया था, और आज आपके शो में बता रहा हूं, अगले 15 दिनों में बड़े बड़े सियासतदान तितर बेतर हो जाएंगे। सबको पता है। तितर अलहदा हो जाएंगे, बेतर अलहदा हो जाएंगे। वाह 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 वाह। आप तितर की तरफ होंगे, बितर की तरफ। जुनैद साहब, तितर की तरफ कौन होगा? तितर तो उड़ जाएंगे। शेख रशीद अल्लाह के फजल से बितर के साथ खड़ा और खड़ा रहेगा। बितर क्या मतलब? बितर बेहतर से निकला है, अच्छा 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 और इस वक्त जो बेहतर है वो इमरान खान है। अच्छा अल्लाह के फजल से खान के साथ खड़ा है शेख रशीद, और खड़ा रहेगा। अच्छा। और ये भी याद रखिएगा, जब ये तितर बितर होगा ना, हाँ, उसके बाद छितर भी बहुत चलेगा। शेख साहब बताया तो सही कि अगले 15 दिनों में क्या कोई अहम होने वाला है। अगले 15 दिनों में चलगोजा आने वाला है, और जो उसका रेट है उससे अहम कौन होगा बताएं मुझे। वो चीज बताएं जो हम खरीद नहीं सकते। गौरी साहब, आप याद रखिएगा मेरी बात, मैं तो आपको नजर नहीं आऊंगा, अच्छा जी। क्योंकि मैं 15 दिन ट्विटर पे ही रहूंगा, आहा, और ट्विटर पे आप इंशाल्लाह सिर्फ ट्विटर ही फीड करेंगे तो आपको शेख रशीद की फोटो नजर आएगी। और नीली चिड़ी की जगह शेख साहब की तस्वीर हो। अरे वाह, जुनैद साहब, ट्विटर पे रहने के लिए मैंने नीला सूट भी सिलवा लिया है। आप फिक्र ना करें, आपको ट्विटर पे बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने जा रहा है। शेख साहब ट्विटर पे ही क्यों, मेन स्ट्रीम मीडिया से आपने छुट्टी ले ली है। देखें, छुट्टी तो सबकी होने वाली है। ये याद रखिएगा, खान आपको अकेला ही मैदान में खड़ा नजर आएगा, और उसके इर्द गिर्द आपको कोई अगर दूसरा को साया नजर आया तो समझ लीजिएगा ये शेख रशीद का साया। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। देखें जुनैद साहब, पास से गुजरने वाले शेख साहब से पूछेंगे, शेख साहब कल्ले खड़े हो, गांगबाज गई। अकेला बंदे से इसी तरह का सवाल करता है ना, मतलब जुनैद मैदान में। साहब, आप तो हैं एक सिर्फ लाफ्टर के भूखे, मगर मैं आपको सीरियस बात कर रहा हूं। आप देखिएगा होता क्या इन 15 दिनों में। आए। और ये भी आपको बताता चलूं कि बड़ी बड़ी अहम शख्सियात अंदर होने वाली हैं। शेख साहब, खुदा न खास्ता आपका नाम तो नहीं है ना? नहीं, मैं जुनैद आप तो साहब, बितर की तरफ होंगे ना? देखें, मैं अल्लाह के फजल से अपना दामन साफ है। अच्छा। शेख रशीद वाहिद आदमी है पाकिस्तान की सियासत में
जो दबंग आवाज में कहता है कि कर लें जिस तरह का भी एहतसाब करना है। अच्छा, और जुनैद साहब इंतखाब और एहतसाब दोनों होने वाले हैं, ये याद रखिए। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन शेख साहब आप कहते हैं कि जनाब जो मर्जी कर ले हुकूमत, मैं जमानत नहीं कराऊंगा, मैं ये, तो बाद में आप जमानत भी करवाते हैं, पेश भी होते हैं। ये देखें, गुफ्तगू जो है वो जब सियासत में हो रही होती है तो उसमें सब कुछ चलता है, मगर जब कानूनी कार्रवाई होती है तो वो भी पूरी करनी पड़ती है। कानून का एहतराम करते हैं शेख जी हाँ, जी हाँ। मैं अल्लाह के फजल से जुनैद साहब ये जेलों शेलों से डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं उस वक्त जेल में गया था जब अभी मेरी शेव नहीं निकली थी, अच्छा, इसलिए शेख रशीद को जेलों से नहीं डराया जा सकता। हाँ, अगर सचमुच जेल जाने का वक्त आए तो फिर जमानत करानी भी जरूरी होती है। वो जो कहते हैं शहादत का शौक किसे ना होवे, पर वो जान से मार दे में। जुनैद साहब फिर वही बात, आप हैं एक लाफ्टर के भूखे, मगर मैंने करनी होती है संजीदा बात। क्योंकि सियासत में जब आपको कहीं संजीदगी मिलती है तो वो सिर्फ शेख रशीद की गुफ्तगू में मिलती है। इमरान खान साहब अपनी तकरीर में झुकते करते हैं। देखिए, इमरान सियासतदान नहीं है, खान भोला आदमी है, सच्चा आदमी है, वो लीडर है। अच्छा, वो सियासतदान है ही नहीं। अगर सियासतदान होता तो उसकी हुकूमत जाती। ओए, ये सारी सियासी गेम है जुनैद साहब। बिल्कुल। मगर मैं अब एक सच्चे आदमी के साथ खड़ा हूं, एक निडर बंदे के साथ खड़ा हूं। अच्छा, अब सियासतदानों को छुट्टी करनी पड़ेगी। आप भी सच्चे और निडार हो जाएं उसके साथ खड़े हो। जुनैद साहब, निडर हूं तो उसके साथ खड़ा हूं, वरना डरपोक आदमी को तो वो खुद कह देता है चलो भाई बिस्कुट उठाओ और निकलो यहाँ से। वैसे शेख साहब आपकी संजीदगी हमें अच्छी नहीं लगती, हमें तो आपके चुटकुले अच्छे लगते हैं। हाँ, शेख साहब ये सुबह नाश्ते में चनों के साथ देसी घी वाले 8 चुटकुले खाता है। देखें जुनैद साहब, आप तो हैं एक लाफ्टर के भूखे। आप संजीदा हो, वो चुटकुले अगर सुनना चाहते हैं तो उनका चुटकुला सुना देते हैं। एक चौधरी ने ले लिया ना जी छतरा, अच्छा, तो ईद की रात चौधरी के अब ज़हन में आया कि सुबह इसने हलाल हो जाना है, ज़िबा हो जाना है। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ बकरे को ले जाओ, इसको ट्रा भरा के लाओ। बेटे उसके ने उसको गाड़ी में डाला और मरी ले गया। चौधरी सुबह उठा, कसाई आया, बकरा है ही नहीं, ना बकरा है ना मुंडा है। उसने मुंडे को फोन किया, पुत्र किधर गए हो? कहता है अब्बा जी आपने कहा था बकरे को ट्रा भरा के लाओ, मैं मरी लाया हूं इसे भराने के लिए। शेख साहब आप एक जय्यद सियासतदान है, अगर आपको चुटकुला भी सुनाते हैं तो वो सियासत से रिलेट तो करता हुआ नजर आए ना, इसका सियासत से क्या ताल्लुक है? जुनैद साहब, शेख रशीद चुटकुला सुनाए और वो सियासी ना हो। अच्छा, ये जो चुटकुला आपको पेश किया है, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत इसी में तो छुपी हुई है। अच्छा, जी हाँ, ये नून लीग जो है ना, ये असल में लेला ही फराने टराने आई हुई है। अच्छा, इन्होंने चौधरी के कहने पे एक दिन वापस जाना है और हलाल होना ही होना है। शेख साहब वैसे बाय द वे आप जरा जबरदस्ती साइकिल की चेन टैंक पे फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती रिलेट किया आपने। जुनैद साहब आप तो हैं एक लाफ्टर के भूखे। देखें, अगर आप थोड़ा सा जो मैंने नक्शा खींचा है उस पर गौर करें तो आप सारी लाइन लेंथ समझ जाएंगे कि मैंने क्या कहा है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप जरा शहबाज शरीफ के दौरों की वीडियोस निकाल के देखें, आपको यूं ही लगेगा कि मौसूफ लेला फराने के लिए आए हो। अच्छा शेख साहब, मैंने महसूस किया कि आजकल आप ट्विटर पे नॉस्टैल्जिया का शिकार हुए हुए, माजी को बहुत याद करते हैं। बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं जिनसे आप मिले हुए हैं, उनकी तस्वीरें, आपकी कज़ाफ़ी के साथ तस्वीरें आप दे रहे हैं, नेल्सन मंडेला के साथ तस्वीरें, और मुल्क के साथ काजी हुसैन अहमद मरहूम के साथ तस्वीरें। क्यों आप माजी क्यों याद आ रहा है आपको इतना? जुनैद साहब, आपको पाकिस्तान में वाहिद अगर कोई सियासतदान नजर आएगा तो वो शेख रशीद है, जिसकी सारी माजी की तस्वीरों में भी उसके को बुजुर्गों की साथ तस्वीरें नहीं नजर आएंगी। अकेले सियासत की है, अपनी गोर गर्दन पे की है, और हमेशा अल्लाह के फजल से खानदानी और मौरूसी सियासत को बुरा समझा है। अच्छा शेख साहब, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आप किस मुंह से मौरूसी सियासत की मुखालफत करते हैं? ये राशिद शफीक साहब जो हैं, ये आपके स्टेनोग्राफर हैं, भतीजे हैं आपके?
देखे जुनैद साहब, भतीजे और भांजे मरूसी सियासत में नहीं आते। क्यों जी? मरूसी सियासत में सिर्फ वो शख्स आता है जिसके नाम आपकी जायदाद लग सकती है। तो शेख साहब आपके बीवी बच्चे तो है नहीं, आपकी जायदाद राशिद शफीक के हिस्से में आनी है। जुनैद साहब आप तो हैं एक लाफ्टर के बूटे। आपने सिर्फ लाफ्टर लेने के लिए मेरी जायदाद का बेड़ा गर्क कर दिया। नाज़रीन, मुझे लेना एक छोटा सा लाफ्टर हमारे साथ है। एक शख्स जो कई सालों से पेरिस एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, अच्छा, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा जी, एक खबर पढ़ी है मैंने और मैं बड़ा हैरान हुआ, और उसके बाद मैंने फिर उसकी सारी स्टोरी भी पढ़ी जी। एक शख्स जो कई सालों से पेरिस एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, अच्छा, उसका इंतकाल हो गया। वो ईरानी शहरी था और 18 साल पेरिस एयरपोर्ट के एक टर्मिनल में उसने जिंदगी गुजारी है। 18 साल। अच्छा, मेहरान करीमी उस बंदे का नाम था। हाँ हाँ, उसमें एक बड़ी कामयाब फिल्म भी बनी है उसके लाइफ पे, अच्छा, द टर्मिनल फिल्म का नाम था, द टर्मिनल। बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी है उसकी, तो उसकी जिंदगी पे ही बनी है। आप उसकी स्टोरी सुन के हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि उसकी कहानी में अफसोसनाक पहलू भी हैं और दिलचस्प भी। अच्छा, 1988 में ईरान के एक सूबे खुरासान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए, हालात बड़े खराब हो गए, जिसमें मेहरान करीमी की वालदा जो थी वो लापता हो गई। उस सूबे के अंदर, खुरासान के अंदर, वो जो मुजाहरे और बगड़ दगड़ और ये वो हुआ, तोड़ फोड़ शुरू हो गई, उसमें उनकी वालदा जो है वो लापता हो गई। अच्छा, हालात खराब होने की वजह से वहां के जो लोग थे ना जी, जी, वो हिजरत करके मुख्तलिफ ममालिक में चले गए। कोई यूरोप के किसी मुल्क में घुस गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कहीं चला गया। मेहरान करीमी को भी ना जी, जब उसकी वालदा लापता हो गई तो उसे ऐसे लगा कि मेरी वालदा भी मुल्क बदर हो गई हैं, वो किसी और मुल्क में हिजरत कर गई। वो बेचारा, ये जो मेहरान करीमी है, ये अपनी वालदा की तलाश में मुख्तलिफ ममालिक में गया, जिसमें इंग्लैंड भी, हॉलैंड भी ये गया और भी कई दूसरे ममालिक में गया। अच्छा, सफरी दस्तावेजात पूरी ना होने की वजह से इंग्लैंड वालों ने तो उसे एंट्री नहीं दी। अच्छा, हॉलैंड वालों ने एम्स्टरडैम एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया उसे। वहां से ये फ्रांस चला गया। वहां पे भी एयरपोर्ट वालों ने इसको पेरिस शहर में दाखिल नहीं होने दिया अच्छा, और इसे कहा कि चलो वापस दौड़ो। हाँ जी, लेकिन ये बेचारा थक चुका था। ये उधर टर्मिनल में ही बैठ गया, बेंच बुच जोड़ के ना जी, तो उथे ही लम्हा पै गया। 18 साल उस टर्मिनल पे गुजारे हैं इसने। ओए, आप हैरान होंगे कि कुछ सालों के बाद इसको वहां का पासपोर्ट उन्होंने दे दिया कि चल आ जाओ, एला फड़ पासपोर्ट ते जा अंदर। इनके नहीं, इथे ही सोना है। हाय, वो उधर ही गया, उधर ही फौत हो गया। और हैरान कुन बात यह है कि उस एयरपोर्ट के ऊपर वो बहुत बड़ा जो डायरेक्टर है अंग्रेज, यार तुम तो अंग्रेजियों का बड़ा वाकफ है, रंग भी तेरा चिट्टा पा जुनैद यार, वो जिसने जुरैसिक पार्क भी बनाई है, स्टीफन स्पिलबर्ग। अल्लाह तेरी खैर करे। स्पिलबर्ग है ना जिड़ा, ये पास स्पिल किधरे उधर आया है, एयरपोर्ट से गुजरा है, तो उसको पता चला कि इथे भाई बैठा है, अच्छा, और इथे बैठा है। वहीं से उसके जहन में मेरे ख्याल जुरासिक पार्क का आइडिया है। नहीं, उसने पहले पूछी है कि उठता क्यों नहीं, किधरे शरीश पे बैठा है। मेरा मतलब है किधरे बेंच के साथ जोड़ते नहीं गया हुआ। उसको फिर सारी उसकी स्टोरी का पता चला, तो उसने इरादा कर लिया कि इस पे फिल्म फिल्म बनानी है। बनानी है, वाह, द टर्मिनल जो है ये पास स्पेल नहीं बनाई है, स्पिलबर्ग। यार वैसे इसमें अनोखी बात तो नहीं, अपना थैला एक दफा भाभी को छोड़ने गया था, 5 दिन तक बसों के अड्डे पे बैठा रहा। मैं कहा तुम क्यों बैठे रहे? कहते मुझे डर था कहीं वापस ना आ जाए। यार सीरियस बात होती है तो सुना करो। अच्छा, बड़ी दिलचस्प चीज है ये कम मजाक तो नहीं है। जी जी, 1988 से लेके 2006 तक ये उसी टर्मिनल पे रहा है। और 1992 में फ्रांस वालों ने इसे वो पासपोर्ट दिया, नेशनलिटी दी, सिटीजनशिप शहरियत दे दी, मगर ये वहां से नहीं उठा। 18 साल बड़ा अरसा होता है। इसको तो जहाजों के नंबर भी याद हो गए होंगे नीचे लेट लेट के, बल्कि आवाज भी लगा देता होगा पायलट को, ओए LEH 3286 इधर गए। नहीं जहाज भी आवाज ला देंगे, भाई जी कंडक्टर थले ही छड़ गए हो।
यार क्या फजूल बात करते हो यार तुम। यार 18 साल यार नहीं बहुत उत्थे अच्छा। मैं गई वेंदा रहा किधरे जहाज का मोबाइल तो नहीं चलता। बहुत फजूल आदमी। अच्छा 18 साल में ये बड़ा मैं हैरान था कि ये बैठा क्यों ना, इसको उठाया क्यों नहीं फ्रांस वालों ने सख्ती से। मगर वो स्टोरी में लिखा हुआ था कि कानून के मुताबिक ना जी फ्रांस वाले इसको अपने मुल्क में भी वापस नहीं भेज सकते थे क्योंकि वहां उसको जिंदगी का खतरा था। अच्छा लिहाजा मेहरान करीमी साहब ने फ्रांस एयरपोर्ट को ही अपना मस्कन बनाए रखा। और वाकई ये जो तुम्हारी हंसी वाली बात थी ये थोड़ी सी सीरियस भी है। उसका वाकई एयरपोर्ट पे सबके साथ दोस्ताना याराना बन गया, उसका दिल भी लग गया। उन्हें क्या उनकी अंदर शहर च जाके करना है, इत्थे ही ठीक है। बल्कि लिखा हुआ था कि वो अपना एयरपोर्ट की सफाई सुथराई में भी लोगों का हाथ बटाता था। हाँ जी हाँ जी हाँ। आने जाने वाले मुसाफिरों की निगाह का भी मरकज बना रहता था। लोग एक दूसरे को बताते थे कि यह भाई है जिहड़ा इत्थे ही सुता है। कहंदा कदों सुता है, जदों साडा विआह आया ही उदों भी इत्थे ही सुता सी। हुण साडे 3 निआणे ने इत्थे ही सुता है। देखो ना यार स्टोरी में इतनी दिलचस्पी थी कि पास स्पिलबर्ग ने जो फिल्म बनाई थी इस पे अपना द टर्मिनल, उस फिल्म का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर उसकी जो कमाई थी वो $250 मिलियन थी। इतनी हिट हुई थी फिल्म की स्टोरी। देखो ना सुन के बड़ा मजा आ रहा है। तो स्पिलबर्ग को छोटा भाई तो था नहीं। हाँ जी उसने फिर फिल्म में ऐसे ऐसे मोड़ बनाए होंगे, ऐसी ऐसी टर्ने दी होंगी, ऐसी दिलचस्पी बनाई होगी तो $250 मिलियन अगली कमा गई। अच्छा मजे वाली बात यह है कि स्पिलबर्ग को भी सलाम, उसने $2.5 लाख बीच में से उस कमाई से इसको दे दिए। हाँ हाँ तोहफे के तौर पे इसको दे दिए कि भाई ये तुम्हारी जिंदगी पे हमने फिल्म बनाई है, इसलिए ये लो पकड़ो $2.5 लाख रखो पास। तो पाकिस्तानी होता तो उसने अदालत चले जाना था कि सिर्फ 2.5 लाख। हाँ जी हाँ जी। बल्कि उन्हें कह देना ही भाई जी ये मौला जट मेरी फिल्म सी, ये अद्धी कमाई विचों मैनू दियो। तो जी इतने अरसे में उस करीमी भाई का कोई महल्लेदार कोई रिश्तेदार वहां से नहीं गुजरा जिसने कहा होगा चाचा तू इतने सुता है? नहीं तो उसने लेटे लेटे कह दिया होगा आहो सुता तेरी मंजी ते सुता। नाज़रीन ये था आज का हस्बेहाल और आज की छोटी सी बात ये कि हम भी क्या अजीब कौम है। कोई भी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आ जाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बजाय फौरन कह देते हैं ऐसी पैसे ज़ाया किए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।